उत्तराखंड पुलिस की यहां उत्तराखंड पुलिस खुद ही साइबर क्राइम का शिकार हो गई। किसी हैकर ने पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज को हैक कर प्रोफाइल फोटो बदल डाली। फेसबुक पेज में पुलिस के लोगों की फोटो की जगह अश्लील प्रोफाइल फोटो लगा दी गई। जब तक आईटी की टीम कुछ समय समझ पाती, तमाम यूजर्स ने फोटो के नीचे तरह तरह के कमेंट किए। आनन फानन में दोबारा प्रोफाइल फोटो को बदला गया। साइबर क्राइम को लेकर उत्तराखंड पुलिस एक्टिव है, मगर इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चूक कहां हुई है। हरिद्वार में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के देवर को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शुक्रवार को दिन दहाड़े महिला की हत्या हो गई थी। महिला का शव उसके कमरे में मिला था। उसके बाद पुलिस ने जांच की। पुलिस को देवर की भूमिका संदिग्ध लगी और जब देवर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने महिला के साथ झगड़ा होने के बाद हत्या की बात कबूल कर ली है। इसमें लगातार जो सीसीटीवी फुटेज का जब हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया था तो उसमें इसका जो देवर है रामकिरण जिसका नाम है, उस पर संदिग्धता हम लोगों को दिखी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा ये हत्या किया जाना प्रकाश में आया और उसकी आज हमने अरेस्टिंग करके उसे जेल भेज रहे हैं। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो इस बार की चारधाम यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिरों के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का ही ये परिणाम है कि चारधाम तीर्थ यात्रियों ने पहली बार 51 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। केदारनाथ में अभी तक 17 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके साथ 16 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक बद्रीनाथ में दर्शन किए। पिछले साल 40 लाख श्रद्धालु चारधाम पहुंचे थे। बद्री केदार पहुंच रहे रिकॉर्ड भक्त। अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहां पर ठंड होने के बावजूद, बर्फबारी के बावजूद भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी आती नजर नहीं आ रही। उत्तराखंड के चारधाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आस्था के स्तंभ होने के साथ साथ लाखों लोगों की आजीविका का भी साधन रहे हैं। पिछले कुछ साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ पुनर्निर्माण के साथ ही ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और चारधाम की सड़कों पर जो काम हुआ और यात्री सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई, उसने यात्रा को चरम पर पहुंचा दिया। इस साल चारों धाम आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच गया है। सरकार उत्तराखंड में रोजगार और आर्थिकी के लिहाज से इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। पहला मानना मेरा यह है कि जब से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ का बहुत अच्छा काम हुआ है और बद्रीनाथ में भी आपने देखा होगा कि मास्टर प्लान से बहुत बड़ा काम चल रहा है। दूसरा, अब एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तीसरा, जो ऑल वेदर रोड है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो ये जो 2-3 कारण हैं, उसके कारण इस बार हमारी चारधाम यात्रा जो है 50 लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं और ये हमारे अब आर्थिक का भी आधार बनना है। चारों धाम में सबसे कठिन यात्रा है केदारनाथ धाम की, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम ही पहुंचे हैं। केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सबसे प्रिय धाम रहा है। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ का जो कायाकल्प हुआ है, उससे केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रधानमंत्री का नाम लेना नहीं भूलते। अच्छा चल रहा है कारोबार और यात्रा सही चल रही है और मैनेजमेंट का सही हो रहा है और फोर्स यहाँ पे अच्छी लगी हुई है। मोदी जी ने अच्छे कार्य कर रखे हैं और सबके लिए सुविधा, सबके लिए यात्री के लिए भी सब सुविधा हो रखी है। खाने से लेकर, रहने से लेकर, होटल से लेकर सब अच्छा है। घोड़े खच्चर भी सब टेके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। 2021 में अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जो अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। आने वाले वक्त में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की रोपवे से भी यात्रा होगी। तो कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं की ये तादाद करोड़ों में पहुंच जाएगी।
देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है। कई फीट बर्फ हेमकुंड साहिब में हुई है। तस्वीरों में दिखाते हैं आपको। हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर 1 फीट के आसपास बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए थे और गुरुद्वारा कमेटी कपाट बंद होने के बाद हर महीने निरीक्षण के लिए हेमकुंड साहिब जाती है। बर्फबारी होने के बाद हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर बड़े बड़े ग्लेशियर भी टूटकर आ जाते हैं। हालांकि अभी बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, लेकिन हेमकुंड साहिब की तस्वीर काफी मनमोहक है। गोवा में 28 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड की 240 सदस्यीय टीम भी रवाना हो चुकी है। इस टीम में 177 खिलाड़ी और 63 ऑफिशियल मौजूद हैं। रविवार को खेल मंत्री रेखा आर्य की मौजूदगी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ कर टीम को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। नई खेल नीति भी इसका नतीजा है। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को जो राज्य की सेवाएं हैं उनमें 4% का जो खेल कोटा है वो पुनः प्रारंभ हो, इसकी हमने शुरुआत की है और यह भी अंतिम चरण में है। तो ऐसे अनेकों कार्य जो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए जरूरी हैं, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जरूरी हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं, उनके करियर के निर्माण के लिए जरूरी हैं। क्योंकि पहले की तरह अब नहीं है कि कहते थे लोग कि खेलोगे कूदोगे कुछ नहीं बनोगे, तो अब तो खेलोगे कूदोगे तो हर क्षेत्र में आगे जाओगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 167वीं आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही नंदा गौरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुर्गाष्टमी के दिन 167 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी माताओं बहनों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पत्र देने का उन्हें सौभाग्य मिला। सीएम ने यह भी कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समाज में अहम भूमिका है और बच्चों के पालन पोषण में अहम भूमिका निभाती हैं। मैं भगवती की स्वरूप अपनी सभी बहनों को नमन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सबकी जो भूमिका है समाज में बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। एक नवजात शिशु को ठीक प्रकार से उसके जीवन में आगे के लिए तैयार करना, उसको हष्ट-पुष्ट बनाना, उसको हर प्रकार से संस्कार सिखाना, अगर उनके माता पिता के बाद अगर कोई करता है तो सचमुच पहला संस्कार तो माता पिता देते हैं, लेकिन आप लोग भी उनके माता पिता से कम नहीं हैं। चमोली से बड़ी खबर है। यहां पर वसुधारा गए 5 युवक लापता हो गए हैं। 5 युवक बद्रीनाथ धाम के पास वसुधारा घूमने के लिए गए थे और 18 तारीख को आखिरी बार युवकों के परिजनों से बातचीत हुई थी। ये युवक उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ बद्रीनाथ पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। उत्तराखंड में कितने डिलीवरी बॉय रजिस्टर्ड हैं, इसकी ना तो पुलिस के पास जानकारी है, ना ही परिवहन विभाग के पास। ऐसे में पुलिस से लेकर परिवहन विभाग को भी शक है कि ये डिलीवरी बॉय क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, इसलिए इनकी कुंडली खंगाली जा रही है। डिलीवरी बॉय की इस क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्तता का शक होने के चलते अब परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर काम करने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लंबे समय से कंपनी में लगी ये डिलीवरी बॉय अब तक परिवहन विभाग से लेकर पुलिस के पास रजिस्टर्ड ही नहीं। आरटीओ कहते हैं कि रैश ड्राइविंग से लेकर ट्रैफिक रूल तोड़ने की कई शिकायतें फूड डिलीवरी करने वालों से लेकर बड़ी शॉपिंग कंपनी के डिलीवरी बॉय की आ चुकी है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें डिलीवरी बॉय क्रिमिनल एक्टिविटी में रहे हैं, इसीलिए कंपनी से भी इसकी डिटेल मांगी जा रही है। इन लोगों द्वारा निरंतर वाहन का संचालन किया जाता है, तो इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि परिवहन विभाग इनकी पूरी जानकारी रखे
और इनको ट्रेनिंग दे ताकि ये हर वक्त सड़क पर रहते हैं, ना सिर्फ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और औरों की भी रखें। वही पुलिस मानती है कि उनके लिए संभव नहीं कि वो सभी डिलीवरी बॉय का डाटा रखे, इसीलिए रैंडम चेकिंग करेंगे। सभी को एक समय में चेक किया जाना संभव नहीं होता, क्योंकि 1000 से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ मुझे जो जानकारी मिली है वो सप्लाई कर रहे हैं विभिन्न फूड आइटम्स को और अन्य तरह के आइटम्स को है। हाँ, ये कि रैंडम उनकी जरूर चेकिंग की जा सकती है, रैंडम को शिकायत आने पर की जा सकती है, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में अगर इनको रोक कर लगातार अगर पुलिस चेकिंग करेगी तो कहीं न कहीं जो सर्विसेज में फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आज तक परिवहन और पुलिस विभाग कहाँ गायब थे, जो शहर में जगह जगह घूम रहे डिलीवरी बॉय की डिटेल ही नहीं रख सके और अब जाकर एक्शन की बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल के वीरभट्टी में अवैध मदरसे के संचालन पर कार्रवाई के बाद अब जमीन की जांच तेज हो गई है। डीएम नैनीताल ने इस मदरसे के आसपास कब्जा जमीन की जांच को जल्द पूरा करने के आदेश दिए, साथ ही फंड और बच्चों के साथ हुए गलत व्यवहार की रिपोर्ट भी मांगी है। डीएम ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, नैनीताल के वीरभट्टी में पिछले दिनों एक मदरसे से 20 बच्चों को छुड़वाया गया था, जहां खाने पीने के इंतजाम खराब थे तो पानी में कीड़े मिले थे। भूमि के विषय में भी उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि गवर्नमेंट की लैंड पर कुछ इंक्रोचमेंट का केस भी है, जिसकी पैमाइश और जांच करने के लिए हमने एसडीएम को निर्देशित किया है, तो वो उसमें जांच कर रहे हैं। यदि भूमि पर अतिक्रमण का कोई केस पाया जाता है तो उस पर भी विधिक कार्रवाई करी जाएगी। जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्यों को 4 चरणों में बांटा गया है। जोशीमठ में बहने वाले करीब 6 नालों का नवनिर्माण, अलकनंदा नदी के तट पर सुरक्षा दीवार के 7 नालियों का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जाना है। इसको लेकर सरकार योजना तैयार कर चुकी है। इन सभी निर्माण कार्यों के लिए सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका जोशीमठ को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो लगभग इसमें 4 चरणों में इसमें काम होना है। एक होना है आपट नीचे जो हमारे जोशीमठ तलहटी अलकनंदा की नदी है, उसकी तलहटी में ट्रीटमेंट कार्य होना है। और उसके अतिरिक्त हमारी नालियां, जोशीमठ में जो नालियां हैं, जो हमारे जोशीमठ में सीवरेज है, उसके जो हमारे नाले हैं, पुराने नाले हैं, इन सब का ट्रीटमेंट का कार्य किया जाना है। तो जल निगम में मेरी जानकारी में। और चलिए अब आपको दिखाते पहाड़ की 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। कोटद्वार में पिछले 2 दिनों में 5 गाड़ियों की चोरी करने वाले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ली है। 4 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। रुद्रप्रयाग पुलिस ने 306 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज। उत्तरकाशी में पुलिस ने प्रतिबंधित कांजल कांट की लकड़ी की तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक कोटद्वार में होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली को लेकर तैयारियां शुरू। ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिवस पर किया स्वच्छता संदेश। रामनगर में नवरात्र के 8वें दिन देवी के मंदिरों में भक्तों का तांता। गर्जिया मंदिर में भी भक्त गिरिजा माता की आराधना के लिए पहुंचे। अष्टमी के मौके पर रुड़की के दुर्गा चौक में मां दुर्गा मंदिर में पहुंचे भक्त। कन्या पूजन के बाद दिया माता का आशीर्वाद। नैनीताल के फ्लैट मैदान में दशहरा और रावण दहन की तैयारियां तेज। 24 अक्टूबर को पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग पहुंचेंगे देखने। विकास नगर में डांडिया का कार्यक्रम, इसमें स्कूल के बच्चों और टीचर डांडिया करते नजर आए। अल्मोड़ा में वन पंचायतों को मजबूत करने और पेड़ों को बचाने के लिए वन सरपंचों की सेमिनार की गई। रामनगर के टेढ़ा गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक है। यहां हाथी धान की फसल को रौंद रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। हाथी और डॉग का एक फनी वीडियो सामने आया है, जहां जब गांव में वनराज ने धमक दी तो वहां एक डॉग ने वनराज को खदेड़ने के लिए उसका पीछा किया है। चमोली के इससे खबर है, जहां पर भालू ने हमले में एक शख्स को घायल कर दिया। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। दसौली के ईरानी गांव की घटना है, जहां जंगल में लकड़ी लेने गए शख्स पर भालू ने हमला किया। वन विभाग लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है।
भगवान न करे आपका कोई अपना बीमार हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको एम्बुलेंस की जरूरत होती है और यही जरूरत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। घर में मौजूद गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाना हो या छोटे अस्पताल में भर्ती मरीज को हायर सेंटर, सबसे पहले यही एम्बुलेंस आपकी मददगार होती है, जिसके जरिए आप जल्दी से जल्दी मरीज को अस्पताल तक ले जा सकते हैं। लेकिन देहरादून से लेकर हरिद्वार और हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक के इन अस्पतालों के बाहर खड़ी इन प्राइवेट एम्बुलेंस को हायर करना मरीजों और तीमारदारों की जेब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस चलाने वाले परेशानी में फंसे तीमारदारों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। खुद सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर मान रहे हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जैसे पेशेंट को यहाँ जाता गरीब आदमी आता है, अमीर तो आता नहीं कि यहाँ प्राइवेट अस्पताल जाएगा, तो यहाँ से पेशेंट को कि भाई हम दूसरे अस्पताल ले आएंगे, वहाँ कम रेट में होगा, जो भी है इलाज अच्छा मिलेगा, ऐसे करके ले आते हैं, लास्ट में अच्छा खासा बिल बना के दे देते हैं। ये हमने इसकी शिकायत पहले हमने डीएम साहब से करी थी और यहाँ सीएम साहब से संज्ञान में डाली थी बात। ये रेट जो परिवहन निगम ने दे रखे हैं वही रेट लिया जाता है, और जो 5 नंबर गेट पे वो बाहर अदर हॉस्पिटल की गाड़ियाँ लगती हैं, वहाँ पे रेट और लूटपाट वहीं पे है, वहाँ पे दलाली है या लूटपाट जो है वहाँ 5 नंबर गेट पे, यहाँ नहीं है। यहाँ जो आओगे वहाँ पर आपको उस उत्तराखंड सरकार ने जो रेट दे रखा उससे कम पैसा लिया जाता है। रुड़की सिविल अस्पताल के बाहर खड़ी इन एम्बुलेंस का तो और भी बुरा हाल है। एम्बुलेंस की बात करते ही ये तीमारदारों से इतना पैसा मांगते हैं कि पहले से परेशानी में फंसे शख्स के पसीने छूट जाएं। जब भी किसी की तबीयत खराब होती है, इमरजेंसी केस होता है, तो उसमें एम्बुलेंस को हम बुलाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये क्या करते हैं, एम्बुलेंस वाले अपना मनचाहा जो मूल्य होता है वो अपनी तरीके से वसूलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उस इमरजेंसी केस में समझ में नहीं आता, कुछ लोग गरीब होते हैं जो इनका मूल्य नहीं पे कर सकते। मोटी रकम तो वसूलेंगे। देखिए इनका तो नेटवर्क है ना पूरा, वो इधर से पेशेंट से भी ले रहे हैं मोटा पैसा, उधर हॉस्पिटलों से भी कमीशन ले रहे हैं, दोनों तरफ से उनका कमीशन तय है और मोटी अच्छी चांदी काट रहे हैं ये लोग सब लोग। हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल के बाहर आपको लाइन में खड़ी ये एम्बुलेंस 24 घंटे मिल जाएंगी। मरीजों और तीमारदारों की शिकायतें यहाँ के एम्बुलेंस वालों के बारे में भी कुछ वैसी ही हैं, जैसी देहरादून और रुड़की में। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर ये बात मानने को तैयार नहीं, उल्टा उनका दावा है कि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा तय रेट से कम रेट पर मरीजों को ले जा रहे हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, हमारा जो है हम कम से कम में ही लेके जाते हैं सबसे ज़्यादा पैसे एम्बुलेंस में। यहाँ पे कंपटीशन इतना है, कोई 2500 गएगा बरेली के तो 2000 रुपये का देते हैं, 2200 कर देते हैं, कंपटीशन बहुत है। जो ITO से रेट लिस्ट आई है उससे भी कम से कम 20 गुना कम पैसों में और यहाँ से गाड़ियाँ जाती है और रातों दिन सेवा दी जाती है, कभी कभी फ्री में भी छोड़ा जाता है। ये तामेदारों का कहना गलत है कि हम लोग पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, आप रेट लिस्ट के अनुसार देख लीजिए कि क्या रेट है। हालांकि ये एम्बुलेंस ड्राइवर के दावे हैं, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की दलील है कि उन्होंने एम्बुलेंस के रेट घंटे और किलोमीटर के हिसाब से तय कर रखे हैं, इससे ज्यादा पैसा लेने पर एम्बुलेंस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किराया है 800 रुपया, AC एम्बुलेंस का 1200 रुपया है, और अगर वो ICU एम्बुलेंस होती है तो उसका किराया है 3000 रुपये। किराए के संबंध में जो जानकारियां हैं ये एम्बुलेंस एसोसिएशन को और इनके लोगों को भी उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अलावा अगर 15 किलोमीटर से अधिक के लिए ये जाते हैं तो 18 रुपये प्रति किलोमीटर साधारण एम्बुलेंस के लिए, और 20 रुपये प्रति किलोमीटर AC एम्बुलेंस के लिए, और 45 रुपये प्रति किलोमीटर जो ICU एम्बुलेंस है उनके लिए निर्धारित किया गया है। दरअसल कई दफा बेहतर इलाज के लिए मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ता है। ऐसे में तीमारदारों के सामने मरता क्या न करता जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, और इन्हीं हालात का फायदा उठाते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, जो परेशानी में फंसे शख्स से मनमाना किराया वसूलते हैं। एक कतार में खड़ी इन एम्बुलेंस के ड्राइवर की ऐसी एकता होती है जिसे तोड़ पाना किसी तीमारदार के बस की बात नहीं है।
ऐसे में मजबूरी में मरीजों को मुंह मांगे रेट देने पड़ते हैं। देहरादून से भारती सकलानी और रुड़की से मनोज जुयाल के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पूरा प्रदेश नवरात्रि के रंग में डूबा हुआ है। देहरादून के गुरु राम राय यूनिवर्सिटी में भी गरबा, म्यूजिकल इवनिंग और बंगाली पूजा की धूम है। स्टूडेंट और फैकल्टी ने जमकर नवरात्रि के रंग में अपने आप को सराबोर किया। नवरात्रि के मौके पर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति महंत देवेंद्र दास महाराज ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। नैनीताल में सजे दुर्गा पंडालों की रौनक देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा बंगाली लोगों की जरूर है, लेकिन नैनीताल में पहाड़ी और बंगाली 67 सालों से इसका मिलकर आयोजन कर रखे हैं। पूजा के दौरान धनुची पूजा इसका आकर्षण रहता है, तो फूलबाती और कपूर से हो रही आरती भी आकर्षण पैदा करती है। कोलकाता वाली फीलिंग आ रही है और ऐसा फील हो रहा था कि हम घर में ही पूजा कर रहे हैं माता रानी का। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून फील हुआ, सब कुछ भूल चुके हैं हम, बस याद है माता रानी और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एकदम नवरात्र ऐसा लग रहा है सक्सेसफुल हो गया हमारा। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही अनुभूति हुई है मुझे। और माता का दरबार नो डाउट बहुत अच्छा सजा है और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। देहरादून में परेड ग्राउंड में इस बार दशहरा का पर्व खास होगा। 131 फीट ऊंचे रावण को तैयार किया जा रहा है, जिसका दहन सीएम पुष्कर सिंह धामी रिमोट के जरिए करेंगे। परेड ग्राउंड में इस बार 76वां दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें 131 फीट ऊंचा रावण आकर्षण का केंद्र होगा, जिसे हरियाणा से आए कलाकार तैयार कर रखे हैं। साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार हो गए हैं। दशहरा कमेटी से जुड़े लोगों का दावा है कि इतना बड़ा रावण का पुतला आज तक उत्तराखंड में नहीं बनाया गया। दशहरा की शाम को यादगार बनाने के लिए सोने की लंका भी रंग बिरंगी लाइट से सजाई जा रही है। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में बुलाया गया है, जो रिमोट के जरिए बटन दबाकर पुतला दहन करेंगे। इस साल हमने बिल्कुल एक ऐतिहासिक को देखते हुए 131 फीट का जो टॉलेस्ट रावण है यहाँ का भारत का, वो इस बारी हमने तैयार करा है। इस बारी तो लोग इसको बहुत उत्साहित है देखने के लिए, और लोग डेली रात को रोज जितने पब्लिक आ रही है इसको देखने के लिए। बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है। लंका का हमने इस बारी भव्य रूप दिया है इसको। इसमें जो विशेष चीज है इस बारी, इसमें एक रिमोट कंट्रोल के जो है हमने आतिशबाजी लगाई है, जो सीएम साहब द्वारा उसको फोड़ा जाएगा उसको सबको। वहीं स्थानीय लोग भी रावण दहन को लेकर उत्सुक हैं। बीच परेड ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले को देखने के लिए लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे नजर आए। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। हम परसों भी देखने आएंगे इसको जलते हुए देखने। अभी क्या हमने तो देखा, क्या बोलते हैं, रावण को जलाते समय कि क्या बोलते हैं, राम जी की सच्चाई से जीत हुई थी। तैयारी तो अच्छी है, बहुत अच्छा लगा देख के। दूर से ही देखा था तो कल देखा था मैंने सोचा बच्चों को भी दिखाया जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, टाइम लगता नहीं है, फिर आज संडे भी है, सोचा बच्चों को भी दिखा दूं। दशहरा में होने वाले रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे। इसमें प्रेमनगर ग्राउंड, जोगीवाला, रायपुर में भी दशहरा पर्व पर रावण दहन होगा। इस बार कोशिश यही है कि भव्य स्वरूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।